अध्याय 1। मामूली कस्बा। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह वुडफोर्ड में घटित हुई थी, जो एक बेहद मामूली और नाकाबिले जिक्र कस्बा था, या कहा जाए कि ऐसा ही वह जान पड़ता था। उसमें वही आम दुकानें और घर और दफ्तर, कारखाने और बाग और गिरजे थे। एक मन्यर नदी कस्बे के बीच से होकर गुजरती थी, जिसके आर पार पत्थर के कई मजबूत पुलों का एक सिलसिला चला गया था। कस्बे के छोर पर एक घना जंगल था, फिर उसके परे एक पहाड़, लेकिन वह कोई खास ऊंचा या मशहूर या महत्वपूर्ण या सुंदर नहीं था। कस्बे की तरह वह भी काफी कुछ नाकाबिले जिक्र था, एक पहाड़ था महज। अगर आपने वुडफोर्ड के किसी निवासी से पूछा होता कि उसके बारे में क्या खास बात थी, तो मुझे शक है उनमें से कोई आपको फौरन इसका जवाब दे पाता। आपका वास्ता काफी सिर खुजाए और हाँ हूँ से पड़ा होता। बहुत से बहुत उन्होंने कहा होता, जरा सोचने दीजिए। और फिर उन्होंने शायद गिरजे का जिक्र किया होता, सेंट जॉन वाले गिरजे का नहीं, जो नया बना है, बल्कि उस दूसरे वाले का जो बहुत पुराना था। कितना पुराना, वुडफोर्ड के आम आदमी या औरत को शायद पता नहीं था। अगर आप जोर देते तो वे कहते, अरे बहुत पुराना, प्राचीन, सैकड़ों वर्ष पुराना। उसमें रंगीन थे, बल्कि जंगली फूल। एक तिकोनी खिड़की पर पीले गुलाब सरीखी पीतसेवती, दूसरी पर बैंजनी पाटल के गुच्छे, तीसरी पर भटकटया के फूल, और इसी तरह बाकियों पर भी। फरवरी के महीने की पाले से जकड़ी दोपहरी में जब ऐसी चीजों को देखने के लिए रोशनी बिल्कुल मुनासिब होती है, वे गिरजे के अंधकार में नगीनों की तरह चमकते थे और सर्दियों के अंत में ठिठुरे और ढके लोगों को याद दिलाते थे कि जल्द ही वसंत फिर से आएगा। खेनों और जंगल के लिए असली फूल लेकर पीतसेवती, पाटल और भटकटया। और किस चीज के बारे में बात की होती बाशिंदों ने? संभव है उन्होंने जिक्र किया होता कि कस्बे के बड़े चौक के बीचों बीच उस छोटे से कस्या के सबसे जाने माने सपूत एल्बर्ट हॉक्स की भव्य प्रतिमा थी। वुडफोर्ड में जन्मे, महिमा में दिवंगत हुए, प्रतिमा की चौकी पर अंकित था, और यक्षों की पीढ़ियों पर पीढ़ियां ये सोचती रही थीं कि महिमा जरूर उस दूर पार की नगरी का नाम होगा जहां एल्बर्ट हॉक्स ने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। लेकिन दुर्भाग्य से एक छोटी सी मुश्किल थी, किसी को भी रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि ये एल्बर्ट हॉक्स थे कौन, और उन्होंने ऐसे कौन से कारनामे कर दिखाए थे कि उन्हें इतनी शानदार प्रतिमा के योग्य समझा गया। क्या वे कोई फौजी शख्स थे जिन्होंने कोई प्रसिद्ध विजय प्राप्त की थी? शायद नहीं, क्योंकि तब वे प्रतिमा में वर्दी की सज धज के साथ नजर आते, हवा में तलवार लहराते हुए। शायद वे एक विद्वान थे, एक प्रोफेसर, या फिर संभवतः एक कवि। लेकिन तब उन्होंने अपने कांसे के हाथों में कांसे की एक किताब पकड़ रखी होती। एक आविष्कारक। फिर वे अपने हाथों में उस चीज को क्यों नहीं थामे हुए थे जिसका आविष्कार उन्होंने किया था? एल्बर्ट हॉक्स की प्रतिमा इस बात की रत्ती भर सुन-गुन नहीं देती थी कि वे क्या रहे होंगे। प्रतिमा में वे एक मझोले कद के आदमी के तौर पर नजर आते, जिसने लंबा कोट पहन रखा था और जिसकी मूंछें शानदार थीं, और जो एक टूटे हुए खंभे की टेक लगाए दाएं हाथ से ठुड्डी को सहारा दिए खड़ा था। वे कुछ चकित भाव से शून्य को निहारते दिखाई देते। आपको ये सोचने के लिए माफ किया जा सकता था कि एल्बर्ट खुद ये भूल गए थे कि वे कौन थे, और अब इस बात को याद करने का भरसक प्रयास कर रहे थे। वुडफोर्ड निवासी उनके बारे में एल्बर्ट हॉक्स के रूप में भी नहीं सोचते थे, और उन्होंने अरसे से यह सोचना भी बंद कर दिया था कि उन्होंने मशहूर होने के लिए क्या किया था। वे महज मूर्ति कहकर उसका जिक्र करते और उसे मिलने मिलाने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करते, जिसके बाद वे किसी और दिलचस्प मुहिम पर निकल जाते, मसलन सिनेमा देखने या आइसक्रीम खाने। मूर्ति बस का अड्डा भी थी। मुझे आपको ये बताना सख्त नागवार लग रहा है, लेकिन कोई भी राह चलता कुत्ता मूर्ति की चौकी के पास अपनी टांग उठा देता, और कोई आदमी इसे धिक्कार योग्य नहीं समझता था, न इसकी रत्ती भर परवाही करता था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मशहूर बनने की कोशिशों में अपना जीवन खपा देते हैं। उन्हें एल्बर्ट हॉक्स के अंजाम के बारे में सोचना चाहिए। कस्बे में एक कला विक्रेता भी थी, लेकिन मुझे संदेह है कि किसी ने उसका जिक्र भी किया होता, क्योंकि बदकिस्मती से उसमें जो चित्र लगे थे वे अच्छे नहीं थे, कतई अच्छे नहीं थे। सच तो यह है कि वे एकदम रद्दी थे।
उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उन्हें बनाते समय कलाकारों को सख्त सिरदर्द या पेटदर्द हो रहा था, या शायद उनके ख्याल ही कहीं और थे और वे इस शशि पंज में थे कि शाम को चाय के साथ खाने को क्या मिलेगा, या फिर डाकिया कोई दिलचस्प चीज लाएगा या नहीं। और कोई चीज, अरे हाँ, वुडफोर्ड की मलाई। ये आपको वुडफोर्ड की मलाई के बारे में ज़रूर बताते, जो गुलाब की खुशबू वाली मलाई से भरे चॉकलेट होते हैं और 16 आने उतने ही लजीज होते हैं जितना उनके नाम से अंदाज़ा होता है। वे एक दुकान पर मिलते थे जो एक बड़े सूटकेस जितनी बड़ी थी, और उन्हें एक शर्मीली सपनीली औरत बेचती थी जिसकी माँ ने इन चॉकलेटों का आविष्कार किया था और उन्हें बनाने के तरीके का रहस्य अपनी बेटी को सौंप गई थी। वुडफोर्ड के लोग उन्हें भेंट उपहार में देने के लिए या फिर खुद अपनी दावत करने के ख्याल से खरीदते। क्रिसमस के मौके पर हमेशा दुकान के दरवाजे के बाहर एक कतार लगी होती जो सड़क से होती हुई मोड़ काटकर कभी कभी मूर्ति तक चली जाती। और अगर आप वुडफोर्ड को जानते तो आपको आमास हो जाता कि यह सचमुच एक खासी लंबी दूरी थी। और इस तरह आप अभी से देख सकते हैं कि हालांकि वह एक निहायत नाकाबिले जिक्र छोटा सा कस्बा था, मगर उसमें ऐसी चीजें मौजूद थीं जो दिलचस्प, मज़ेदार और आनंददायक थीं। ये हर कस्बे के बारे में सच है, चाहे वह पहली नज़र में कितना ही नीरस क्यों न जान पड़े। अलबत्ता अगर आप में ज़रा सी भी उत्सुकता या कल्पनाशीलता न हो तो फिर दुनिया का सबसे हलचल भरा शहर भी आपको वेरस और उबाऊ जान पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी आंखें चौपाट खुली रखें और जो ठीक आपकी नाक के नीचे है उस पर निगाह डालें तो आपको वुडफोर्ड जैसी बेहद मामूली जगह में भी अचरज भरी और चकित कर देने वाली चीजें मिल जाएंगी। मगर ठहरिए, भला मैं जैस्पर को कैसे भुला बैठा। जैस्पर जेलेट एक खर्चीला और बिंदास लखपति था जो कस्बे के छोर पर एक बड़े से भड़कीले मकान में रहता था। ये धूम धड़ाके वाली पार्टियों दिया करता और वुडफोर्ड के लोग उससे पूरी तरह मुग्ध थे। हर कस्बे में जैस्पर जैसा बंदा नहीं रहता, उन्होंने कहा होता, हालांकि जो निस्बतन अक्लमंद लोग थे। उन्होंने शायद ध्यान दिलाया होता कि यह किसी हद तक एक मिले जुले वरदान सरीखा था। जिस रोज ये कहानी शुरू होती है, बहरहाल वे जैस्पर के बारे में नहीं सोच रहे थे। गिरजे और चॉकलेट की दुकान पर, कला विएका में और मूर्ति के आसपास अपने मित्रों को मिलने या बस पकड़ने के लिए खड़े लोगों के झुंडों में भयंकर सनसनी और हलचल थी। क्या तुमने सुना? वे एक दूसरे से कह रहे थे। क्या तुमने वो खबर सुनी? उस रोज बातचीत का एक ही विषय था, सिर्फ एक, जो ये था, बानी वेरिंगटन वुडफोर्ड में रहने के लिए वापस आ रहा था।